और आप देख रहे हैं AM न्यूज़ 24। साथ ही ध्यान रहे कि आप कोरोना को देखते हुए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करें। AM न्यूज़ 24 आपसे लगातार अपील कर रहा है कि मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और स्वस्थ रहें। आइए अब नजर डालें आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वैश्विक महामारी के मद्देनजर जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारियों संघ की वर्चुअल बैठक। 111 अस्पताल प्रकरण मामले में विधायक सरयू राय खुलकर आए सामने, सरकार को दी कड़ी नसीहत। और सरायकेला पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब सहित शराब बनाने के कई सामान बरामद। इधर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना महामारी के मद्देनजर चलाए जा रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को देखते हुए जिला प्रशासन के तमाम सरकारी पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। हम लोग आज विचार विमर्श में बैठे हैं। आप सभी लोग, कई लोग अपने अपने क्षेत्रों में हैं, अपने अपने चिंतन करते हुए अपने सभी पदाधिकारियों का स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं, अपनी ओर से गुहार करता हूं। जैसे कि आप सबको मालूम है, अभी हम कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर से गुजर रहे हैं और ये दूसरा लहर काफी घातक साबित हुआ है, ये हम सबको मालूम है। हम सभी लोगों ने कई अपने चाहने वाले लोगों को कई और यहाँ आपको बताते चले कि पिछले दिनों हमने खबर दिखाई थी आदित्यपुर स्थित 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर OP आनंद की, जिसमें उन्होंने बड़े ही गर्मजोशी के साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को अपशब्द कहा था। और अब यह मामला काफ़ी गंभीर होता जा रहा है, जहां अब डॉक्टर OP आनंद को सरायकेला खरसावां पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। वहीं आज उनके द्वारा आदित्यपुर स्थित गायत्री शिक्षा निकेतन स्कूल के आवासीय परिसर स्थित गैरेज से एक एम्बुलेंस में दवाई होने की सूचना पर छापेमारी भी की गई। हालांकि यह दवाई असली है या नकली, यह जांच का विषय है, लेकिन पुलिस ने इस पर कुछ भी कहने से फिलहाल इनकार किया है। उन्हीं के नाम से दर्ज है OP आनंद जी। तो अब उनसे पूछना होगा, या जो भी यहाँ के प्रिंसिपल है उनसे पूछना होगा कि किन्होंने यहाँ किस परिस्थिति में इनको इस एम्बुलेंस को यहाँ पे लाके रखा गया है और ये कौन उसका ओनर्स लेते हैं, उसके ऊपर FIR किया जाएगा। अभी दवा का जांच करना बाकी, हम लोग वेट कर रहे हैं प्रिंसिपल का। जो दवाई का जो ओनर्स लेगा कि हमारा है, और हम लोग भी हाँ जी बिल्कुल तो लेगा ही नहीं फिर जी। जो एम्बुलेंस जिसके नाम से है उसके नाम से तो दर्ज है, जिनके कैंपस में ये जिनके कैंपस में है बनती है उनके नाम से दर्ज है। बिना लाइसेंस का वैध औषधि अनुज्ञप्ति का औषधियों का संधारण किया गया था इनके हॉस्पिटल में, तो शिकायत मिला था। लेकिन जब हम लोग हॉस्पिटल गए तो उस परिसर में कहीं भी दवाई नहीं पाई गई, क्योंकि वहाँ पे जो भी आदमी थे उनके द्वारा बताया गया कि हो सकता है आसपास कहीं छिपाया गया है। तो उसी आलोक में हम लोग यहाँ आए तो देखा गया कि सब दवाई जो एम्बुलेंस है उसमें डंप किया। ये देखने के बाद पता चलेगा भारी मात्रा में दवाई। किसके द्वारा शिकायत की गई थी? हमारे ऑफिस में इंफॉर्मेशन आया था, ये गुप्त सूचना है। गुप्त सूचना के आधार पे अवैध रूप से बिना औषधि अनुज्ञप्ति का इनके द्वारा औषधियों का कारोबार किया जा रहा है। और डॉक्टर OP आनंद पर लगे धाराओं का भी पता अब तक नहीं चल पाया है। हमारी कोशिश यही है कि हम पूरी खबर को जो सत्य है वह आप तक पहुंचाए, लेकिन इसी बीच आपको बताते चले कि पूर्वी के विधायक व भाजपा के पूर्व कद्दावर नेता सरयू राय आज उनके आवास पहुंचे और बंद कमरे में डॉक्टर OP आनंद के शुभचिंतकों के साथ बैठक की। और बैठक के बाद जब वह बाहर निकले तो उन्होंने सरकार को नसीहत दे डाली कि सरयू राय ने कहा कि दुर्भावना से ग्रसित होकर कोई भी कार्यवाही ना करे। डॉक्टर OP आनंद के खिलाफ की गई कार्यवाही सरकार को महंगी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने प्रशासन से भी डॉक्टर OP आनंद के परिवार को परेशान नहीं करने की नसीहत दे डाली। अब आगे देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला करती है। साथ ही हम भी कोशिश कर रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री से हमारी बातचीत हो और इस खबर की सच्चाई हम आप तक पहुंचा सके। और इन्होंने जो बताया उससे यही लगता है कि इस अस्पताल के प्रबंधन के ऊपर ज्यादती हो, और इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे इस तरह से उनको एक अपराधी की श्रेणी में रखना चाहिए। दूसरा, इन्होंने दिखाया कि हम पे क्लिनिकली जांच हुई है पहले
और उसमें कहा है सब लोगों ने कि सारी चीज़ें ठीक हैं अस्पताल में, सिविल सर्जन का भी है। उसके बाद फिर पहले के ऑर्डर को कैंसिल करके दूसरा ऑर्डर निकालना और किस धारा में कैसे केस किया है, तो इसे लगता है कि कोई ना कोई केवल ईगो का ही प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा भी कुछ ऐसी बात है। इन बातों को आगे ये लोग क्या कहते हैं उसके हिसाब से ही सारी जनता देखेगी। मगर मेरा मत यही बना है कि इसमें जाति की जा रही है और एक तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन भी किया जा रहा है। सरकार है, उसके पास फोर्स है और वो चाहें तो हमको आपको किसी को भी कभी पकड़ सकते हैं, केस बना दे सकते हैं और आगे अदालत में ये केस कितना चलता है। दूसरा कि सरकार को या प्रशासन को जितना करना था तो उतना कर दिया, जेल भेज दिया, इससे ज़्यादा तो कर नहीं कर सकते हैं कुछ। ऐसा तो नहीं करेंगे चौराहे पर फांसी दे देंगे। तो जो अधिकतम करना था उन्होंने कर दिया। अब मामला अदालत में है, जाएगा, अदालत में सुनवाई होगी, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसलिए मेरी तरफ से इतना ही कहना है कि इस तरह की ज्यादती जब होती है तो लोकतंत्र में सरकारों की छवि खराब होती है और धीरे धीरे जब मामला सामने आएगा तो पुलिस प्रशासन की इससे विश्वसनीयता ख़त्म होती है और जो भी प्रशासन के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, अगर वे तथ्य पर नहीं चलेंगे तो यही लगेगा कि ये किसी न किसी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। तो इससे बहुत ख़राब मैसेज जाएगा। मैंने कल भी मुख्यमंत्री को कहा था कि ये सरकार की छवि धूमिल हो रही है और ये जो घटना है मुझे लगता है कि सरकार को काफ़ी महंगा पड़ेगा। ये घोर ज्यादती हो रही है और यदि पुलिस इनके घर परिवार के ऊपर भी कार्रवाई करेगी तो इससे सरकार की साख भोग में डूब जाएगी। चांडिल अनुमंडल पुलिस अधिकारी संजय कुमार सिंह के निर्देश पर चौका थाना क्षेत्र के डुंगरीडीह स्थित ईटा भट्टा में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब एवं शराब बनाने का स्प्रीड नगद 27,350 रुपये के साथ 2 व्यक्ति मानिक दत्ता एवं लल्टू मोदक दोनों जमशेदपुर के रहने वाले और एक टेम्पू को पकड़कर जेल भेज दिया गया। अवैध शराब की बोतल में झारखंड सरकार का लोगो भी लगा हुआ था और हर ब्रांड का बोतल भी पुलिस के हाथ लगा। इस प्रकार की अवैध शराब निर्माण से रांची एवं जमशेदपुर जैसी बड़ी घटना को याद दिला रहे हैं। समय रहते चौका पुलिस ने इसका उद्भेदन कर दिया। ये चौका थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ गुप्त सूचना मिली थी कि डुंगरीडीह के जराटाड़ के पास कुछ लोग अवैध शराब का कारोबार प्रारंभ किए हैं। इसी सूचना पर इसकी सना दर्ज करते हुए एक टीम गठित की तथा एक छापामारी दल का गठन किया गया, जो थाना प्रभारी चौका और यहाँ के कुआनी नीतीश सशस्त्र बल के साथ की गई। जिसमें वहाँ पे छापामारी करने के बाद एक टेम्पो में लदा हुआ भारी मात्रा में अवैध शराब, जो विदेशी शराब का लेबल लगा हुआ है, अब असली नकली तो जांच के दौरान पता चलेगा, बरामद हुआ। लगभग 350 बोतल है, कोई बड़े हैं 1 लीटर के भी हैं, हाफ लीटर भी है, और टेम्पो भी जब्त हुआ है JS05BZ 9664। एक जन भाग गया है। पकड़े गए व्यक्ति का नाम है मानिक दत्ता और लालटू मोदक, जो जमशेदपुर के रहने वाले हैं। इसमें इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों पर बड़ा अंकुश लगा है और हमारा हौसला बना है कि आगे भी हम लोग इस तरह के जो भी अवैध शराब के धंधे में लिप्त है उसको हम लोग कानून के हवाले करेंगे और ये पुलिस का अभियान लगातार चलता रहेगा। पोटका के बाड़ेदा टोला में पानी के लिए मचा हाहाकार, लोग हैं परेशान। आपको बता दें कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। हम बात कर रहे हैं पोटका प्रखंड अंतर्गत रिमड़ा की,
जहां टोला बाड़ेदा में लगभग 300 परिवार के लोग निवास करते हैं। गांव में जन जल योजना के तहत 4000 लीटर का एक जल मीनार बना है, वह भी 1 घंटा ही पानी देता है। वहीं 14वें वित्त आयोग के पैसे से एक जल मीनार का निर्माण किया गया है, जो सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। कई बार स्थानीय लोगों द्वारा जनप्रतिनिधियों को इसकी शिकायत की गई, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। गांव की महिलाएं कहती है कि जब बाहर से लोग आते हैं तो पीने का पानी देने के लिए भी सोचना पड़ता है। यह सोचना पड़ता है कि अगर हम उसे पीने का पानी दे देंगे तो हम क्या पिएंगे। जो हमारे गांव में जो 2 जल मीनार है और दोनों बंद हुआ है, अभी दोनों बंद ही हुआ है फिलहाल। क्या बोलेंगे, 2 घंटा चल रहा है, किसी किसी को पानी मिल रहा है, किसी किसी को नहीं मिल रहा है। सुबह 5 से 4:30 से 5 बजे के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे बर्तन सब यहाँ निकाल के रख रहे हैं, लाइन बाय लाइन रखे हुए, अभी भी रखा हुआ है देखिए। और कम से कम 2 या 4 घड़ा भर जाता है, फिर खत्म हो जाता है। क्या खत्म हो जाता है? पानी खत्म हो जाता है। बड़ा बड़ा टंकी सब लगा हुआ है, एक में निकल रहा है और एक में नहीं निकल रहा है। अभी निकलने का निकलता है, करीबन 2 बजे एक घड़ा भर जाता है, फिर बंद हो जाता है। यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ हमारे गांव में करीबन 200 से 250 आदमी रहते हैं। बच्चे सब मिला के हो जाएगा, कम से कम 400 तो हो जाता है बच्चा यहाँ के। पर यहाँ पर तालाब है हम लोग का, बड़ा सा तालाब है, वहाँ से पानी ढोके लाते हैं, वहाँ का पानी ही पीते हैं और गाय भैंस सबको धो लाते हैं। पर वहाँ हम लोग भी नहाते हैं। पर क्या करें, पानी की इतना समस्या है, हम लोग इतना झेल रहे हैं कि वहाँ से पानी लाते हैं और खाना पकाते हैं, वही पी रहे हैं। अब बीमारी तो होगा ही वैसे में। देखिए आप लोग भी देख रहे हैं कितना समस्या है यहाँ पर। और सामने जंगल है, यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं है। और क्या बोलेंगे, इतना कष्ट लग रहा है कि अभी सुबह में निकल के चले जाएंगे 2-3 किलोमीटर पानी लाने, फिर वहाँ से लाएंगे, फिर खाना पकाएंगे, तो टाइम तो लग ही रहा है हम लोग का। ऊपर से पीने, जब कोई बाहर से आता है तो कोई पानी मांगेगा तो हम लोग पानी पीने के लिए दे भी नहीं सकते हैं। 1 गिलास पानी देना भी हम लोग के लिए बहुत मुश्किल, बहुत कठिनाई लगता है कि हम लोग पानी दें किसी का जीवन बचाने के लिए या नहीं दें। ऐसे हम लोग पहले अपना दिमाग में कैलकुलेशन करते हैं, अगर देंगे तो हम क्या पिएंगे। ऐसे हो रहा है, इतना परिस्थिति हो रहा है। हम लोग दूसरा गांव से पानी लाते हैं या तालाब का पानी पी लेते हैं। और क्या जमशेदपुर में स्कूली वाहन सेवा संचालक समिति द्वारा कोरोना और लॉकडाउन के दरमियान स्कूली वाहन चालक के समस्याओं के निदान की मांग राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष उठाई गई। इस दौरान इन चालकों ने कहा कि विगत 430 दिनों से स्कूली वाहन चालक बेरोजगार है और सभी की आमदनी शून्य है। ऐसे में सभी के समक्ष भुखमरी की स्थिति आन पड़ी है और सहायता के लिए कई एक बार सरकार से गुहार लगाई गई है, लेकिन नतीजा शून्य है। इन्होंने कहा कि स्कूली वाहन चालकों को सरकारी भत्ता दिया जाए, साथ ही वाहन चालकों के विगत 1 वर्ष का टैक्स और किश्त माफ़ किया जाए, साथ ही इनके बच्चों का स्कूली फीस 50% माफ़ किया जाए और जिन चालकों की कोरोना संक्रमण में मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को 5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इन सभी मांगों को जिले के उपायुक्त के माध्यम से इन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष रखा है। फिर से डीसी महोदय जी को एक ज्ञापन दिए हैं। हाँ, उसमें 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लोग मांग किए हैं। उसमें पहला मांग हम लोग का ये है कि जितने भी कोविड-18 के तहत हमारे जितने भी स्कूल वाहन चालक हैं, सभी लोगों को सरकारी भत्ता दिया जाए, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव हो पाए। दूसरी है मांग हमारे कोविड-19 के तहत सभी गाड़ी का किस्त जो है माफ़ किया जाए अभी तक। और तीसरी मांग हमारा ये है कि जितने भी स्कूली वाहन चालक हैं उनकी गाड़ी का टैक्स जो है वो माफ़ किया जाए अभी तक, ठीक है। चौथा मांग हमारी ये है कोविड-18 के तहत जितने भी स्कूली वाहन चालक के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके बच्चों का फीस जो है 50% सरकार जो है माफ़ किया जाए स्कूलों से। हाँ, पाँचवा मांग हमारा ये है कि जितने भी लोग संक्रमित हुए हैं, संक्रमित होकर मौत हुई है, उनके आश्रित को कम से कम 4 से 5 लाख रुपया जो है उनको दिया जाए, जिससे कि उनके परिवार में अपना जीवन यापन करने के लिए अच्छे से अपना प्रवेश बच्चों को कर पाए। इसके लिए सरकार से हमारी मांग है। तो सरकार अभी भत्ता नहीं दे रहा है?
सरकारी भत्ता सरकार ने हम लोग को किसी को नहीं दे रहा है और 2020 से हम लोग मांग करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हेमंत सरकार, यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक, किसी ने भी स्कूली वाहन चालकों को अनदेखा करने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है। ऐसे सरकार को, इस तरह के सरकार को हम लोग आने वाला समय में चुनाव में हम लोग भी दिखाएंगे, हम लोग भी बताएंगे कि स्कूली वाहन चालकों को और टेम्पो चालकों को यूज किया जाता है। आपने एक मांग उठाया है कि जो कोविड से मरते हैं उनके आश्रितों को पैसा मिले, तो सरकार किसी को पैसा नहीं दे रहा है। कहाँ दे रही सरकार, कहाँ दे रही है पैसा, उसके आश्रितों को पैसा कहाँ दे रही है? जबकि 2 अप्रैल से जिस तरह से हमको दिख रहा है कि अप्रैल में एक लागू किया गया है कि 5 से 6 लाख रुपया, जो 4 लाख रुपया जो है कम से कम मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार कहाँ दे रही है? इधर कोरोना महामारी के बीच दिल्ली समेत कई राज्यों में वैक्सीन की कमी को लेकर भी हाहाकार मचा है। जहां कई राज्य वैक्सीन की किल्लत की बात कर रहे हैं, इसी कड़ी में दिल्ली में युवाओं के लिए जारी कोरोना वैक्सीनेशन अभियान कई दिनों से बंद पड़ा है, जिसको लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि टीकाकरण अभियान को मजाक न बनने दें और मॉडर्ना, फाइजर कंपनियों को तत्काल मंजूरी दे, क्योंकि जब हमने इन कंपनियों से बात की तो उन्होंने कहा था कि हमारी बात केंद्र से हो रही है, हम राज्य से बात नहीं करेंगे। तो ऐसे में केंद्र को चाहिए कि वह जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करे और टीका उपलब्ध कराए, ताकि हम अभियान को आगे भी जारी रख सके। जादूगोड़ा थाना अंतर्गत मूसाबनी मुख्य मार्ग पर एक हाईवा की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आए दिन सड़क दुर्घटना में लोगों की जानें जा रही हैं। वहीं आज जादूगोड़ा थाना अंतर्गत सुबह सिद्धेश्वर पहाड़ मूसाबनी मुख्य मार्ग में हाईवा की चपेट में आने के कारण एक महिला की मौत हो गई। महिला कहां की रहने वाली है, फिलहाल पता नहीं चल पाया है। वहीं घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मुख्य मार्ग पर आए दिन सड़क दुर्घटना में लोगों की जानें जा रही है। पथ विभाग को चाहिए कि सड़क के मुख्य जगह पर ब्रेकर लगाए, ताकि लोगों की जानें बच सके। साइक्लोन यास के 25 से 27 मई के बीच जमशेदपुर से टकराने की सूचना पर डीसी ईस्ट सिंहभूम की ओर से पदाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने हेतु निर्देशित किया गया है। इमरजेंसी लाइट, जनरेटर, शेल्टर हाउस की व्यवस्था दुरुस्त रखने के साथ ही प्रखंड स्तर पर कंट्रोल रूम नंबर व माइकिंग से लोगों को आगाह करने का निर्देश दिया गया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए AM News 24, बात खबरों की।